गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में हम सभी चीजों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पूरा सार इस सीरीज में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे बच्चे? तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली वन ऑन वन मुझसे कनेक्ट करके अपने जो भी डाउट्स है, एडमिशन को लेकर के है, सीयूईटी को लेकर के है, बोर्ड्स को लेकर के, वो सारी चीजें आप मुझसे खुल करके वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या आप हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले एनसीईआरटी हमने बोल दिया? नहीं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, राइट। इसके साथ साथ बोर्ड की टिप ट्रिक सारी चीजें होने वाली है। पैरेलली हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसकी सीरीज भी ऑलरेडी चैनल पे है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी और क्लास 12 हिस्ट्री भी चैनल पे कवर हो रहा है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पूरे ह्यूमैनिटीज के सिलेबस का वन शॉट सोल्यूशन है ये चैनल, ठीक है। तो बहुत हो गया प्रमोशन, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। डेट से पहले हमारे चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यानी हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जब हमें आजादी मिली थी हमारे सामने 3 चैलेंजेस थे, ठीक है। पहला चैलेंज नेशन बिल्डिंग का, वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हैं। दूसरा जो चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और कैसे कितने सालों तक एक ही पार्टी ने डोमिनेट किया इलेक्शंस के अंदर, वही आज हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। आजादी मिलती है हमें 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 में। पहले इलेक्शंस 1952 में जाकर के होते हैं। तो डाउट ये आता है कि 1947 से लेकर के 1952 तक हमें गवर्न कौन कर रहा था? तो हमें गवर्न कर रही थी एक इंटरीम गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स बना करके गए थे। कुछ जो हमारे उस टाइम के फेमस लीडर होते थे उन सबने मिलकर के एक छोटी सी गवर्नमेंट बना दी थी, जिसके 2 काम थे कि आप मीनवाइल इस पूरी कंट्री को गवर्न करोगे, रन करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे और इलेक्शंस कराओगे। और जब इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा, जो भी पार्टी जीतेगी वो सत्ता या वो पावर उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इनका काम था। तो पहले जनरल इलेक्शंस, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे बताया भैया, वो हुए थे 1952 में, ठीक है। लेकिन इसकी तैयारी करने में लगे थे हमें 2 साल। जनवरी 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, जिसका काम यह था कि आपको स्मूथली इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है। तो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनते हैं? सुकुमार सेन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इनको 2 टास्क दिए गए थे कि एक तो आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज की, कि इतनी बड़ी कंट्री है, राइट। उसके अंदर आप कैसे अलग अलग जगह के ऊपर पूल सेटअप करोगे, कैसे उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करोगे, राइट। दूसरा काम था कि आपको इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं। इलेक्टोरल रोल से मतलब है कि लिस्ट ऑफ वोटर्स की कौन कौन से लोग एलिजिबल है। साथ के साथ आपको मैकेनिज्म डेवलप करना है कि अच्छा अब हम इलेक्शंस कराएंगे कैसे, ठीक है। अब इसमें 2 साल क्यों लगे भैया? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने, ठीक है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो पहला ड्राफ्ट, जो पहली लिस्ट उन्होंने बनाई, उसमें पता चला कि 40 लाख जो फीमेल्स हैं उनके नाम ही इनकरेक्ट है, राइट। तो कमीशन ने बोल दिया भैया हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिवाइज करो, डिलीट करो, आप दोबारा से सही करके ला करके हमें लिस्ट ला करके दो, ठीक है। दूसरा, हमारे पास उस टाइम पे लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, लेकिन उसमें से केवल और केवल 15% जनता ही लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनको समझाने के लिए वो भी हमें मैकेनिज्म ढूंढना था कि अच्छा कैसे इनके पास इलेक्शंस हो पाएगा, कैसे ये लोग वोट करेंगे, राइट। इसके अलावा हमें पहला जो इलेक्शन हुआ था हमारे पास, अब हम देखते हैं तो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सॉरी हमारे पास फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म से मतलब है कि एक इलेक्शन हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा लेवल पे होता है और दूसरा हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होता है। तो टास्क था कि हमें दोनों इलेक्शन साथ में कराने थे और हमें लगभग 3200 एमएलए इलेक्ट करने थे और 489 मेंबर्स लोकसभा के करने थे। तो इलेक्शन भी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था और 2 इलेक्शन साथ में हो रहे थे, ठीक है। तो कमीशन ने लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया और 6 महीने लगे कैंपेनिंग में, पुलिंग में और काउंटिंग में, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। एट टाइम्स प्रॉब्लम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अच्छा भैया, हमने सोच लिया कि हमें आजादी मिल गई है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमने सारा सिस्टम सेटअप कर लिया, इलेक्शन कमीशन हमने बना लिया, इलेक्शन की तैयारियां हम करने लग गए हैं। लेकिन बाहर के जो दूसरे देश थे, विद इन द कंट्री भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि इंडिया जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है ना, कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, 17 करोड़ लोगों से उसे वोट डलवानी है, जिसमें से इतनी सारी जनता जो है वो इलिटरेट है ना, आप कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हो। साथ के साथ हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने का भी डिसाइड किया था। सो व्हेन यूरोप में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज, पहले आपकी फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गई, जो आज के टाइम पे बहुत एडवांस कंट्रीज है, वहां पे लोगों ने जब पहली बार वहां पे इलेक्शंस हुए थे
तो वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए थे, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो बहुत ही मिनिमल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिए जाते थे। लेकिन वी सेड कि हम सबऑर्डिनिटी और यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी अडॉप्ट किया और फीमेल्स को भी या वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दिए। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा बोल्ड और रिस्की बताया। उन्होंने कहा आप नहीं कर पाओगे, देखना जैसे अभी 2 हिस्से हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको काफी लोगों ने बोला था द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा जुआ होने वाला है ये। आप जो बोल रहे हैं फेयर इलेक्शन नहीं कर पाओगे, आप फेयर इलेक्शन तो छोड़ो, फेयर इलेक्शन तो छोड़ो, आप इलेक्शन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आ गया और हमने तो ठान लिया कि भैया इलेक्शन तो हम करके रहेंगे, ठीक है। आउटकम की अगर हम बात करते हैं, इलेक्शंस हुए, बहुत धूमधड़ाके से हुए, बहुत अच्छे हुए इलेक्शंस, बहुत कॉम्पिटिटिव हुए और बहुत ही लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया, क्योंकि इतने सालों से जो हम संघर्ष लड़ रहे थे, राइट, कि पहले हमने मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, तो हम तो क्रेव कर रहे थे कि कब इलेक्शंस होंगे, कब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे और वो हमारे लिए काम करेगी, राइट। तो दोनों ही चीजें हमें देखने को मिली, कंपेटिटिवनेस प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। और ये एक लैंडमार्क बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, जो स्टिल व्हेन वी डिड इलेक्शंस, बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ऐसी एग्जिस्ट करती थी जहां पे वुमेन्स के पास वोटिंग राइट नहीं थे, बट इतने बड़े लेवल के ऊपर हमने जो इलेक्शंस कर करके दिखाया, ये जो इलेक्शन कमीशन या जितने भी लोग उसमें एंगेज थे, उनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, तालियां बनती है, ठीक है। सो दे डिड इट एंड आज उन्हीं के भरोसे हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट फर्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। अगर हम बात करते हैं पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या किए थे, ऐसे स्टील के 20 लाख, लगभग 20 लाख डब्बे अक्रॉस द कंट्री डाले गए थे और इसमें होता यह था कि आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाता था। लेट्स सपोज ये कैंडिडेट ए का डब्बा है, ये कैंडिडेट बी का डब्बा है, ये कैंडिडेट सी का डब्बा है, ठीक है। आप जिसके अंदर भी वो ब्लैंक पेपर डालते थे, आप उसको वोट डाल देते थे, फिर एंड में काउंटिंग होती थी कि किसके पास सबसे ज्यादा ब्लैंक पेपर्स आए हैं और विनर घोषित कर दिया जाता था। तो कितना बड़ा टास्क था यार ये 20 लाख स्टील के डब्बों को करना, फिर उनको इकट्ठा करके उन सबकी काउंटिंग करना, ठीक है। दूसरा, इसके बाद धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगा क्योंकि बहुत फीजेबल नहीं था, राइट, इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एफर्ट बहुत ज्यादा था। तो ये डिसाइड हुआ कि आप एक सिंगल बैलेट पेपर लेकर के आएंगे, एक पेपर आएगा, ठीक है, जिसपे आपका कैंडिडेट ए की डिटेल्स, 2 की डिटेल्स, 3 की डिटेल्स, जो वोटर होगा वो उसके ऊपर स्टैम्प करेगा जिस भी कैंडिडेट को उसे वोट करना है, फिर उन स्टैम्प्स को गिन करके ये कर लिया जाएगा। लगभग 40 साल तक ये वोटर स्टैम्प्ड बैलेट पेपर वाला सिस्टम चला, लेकिन उसके बाद ईवीएम्स आ गई और 2004 में अक्रॉस इंडिया ईवीएम्स के थ्रू ही इलेक्शन होता है, ठीक है। अभी तो आप कुछ लोग 18 साल के हो गए होंगे जिन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया होगा, मैं नहीं हुई थी 12th में 18 की, तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वोट देने के लिए गई थी, ठीक है। तो जब हमने देखा तो उसमें यही होता है कि आपके यहाँ पे सिंबल होता है और उसका नाम होता है, जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट होता है, आपको उस बटन को प्रेस करना होता है, फिर वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिला। ये था एवोल्यूशन ऑफ द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो यानी एक पार्टी थी जो डोमिनेट कर रही थी। अगर हम पहले 3 जनरल इलेक्शंस देखते हैं तो उसमें कांग्रेस जीते जा रही थी और इतनी भारी भरकम मात्रा से जीत रही थी कि 3/4 सीट वो अकेले ले लेती थी, ठीक है। अब उसके रीजन क्या थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम 3 इलेक्शंस का थोड़ा सा गेस्ट पढ़ लेते हैं। जो हमारी सेकंड बुक है ना वो ईयर बाय ईयर चलेगी, ठीक है, कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डेवलपमेंट के ऊपर, उसके अंदर इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 3rd इलेक्शन तक पढ़ रहे हैं, वहां पे हम 4th, 5th, 6th को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने आउट ऑफ 489 364 सीट्स को जीता था। सेकंड नंबर पे सीपीआई आई थी विच इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 16 सीटों को जीता था। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1952 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसने सीट्स जीती थी वो कौन थी, सीपीआई थी। नंबर भी पूछा जा सकता है, कितनी सीट्स जीती थी, 16 जीती थी। तो ये याद कर लेना, इधर बैठा लेना अपने दिमाग में, ठीक है। ओके, तो स्टेट इलेक्शंस जैसा हमने पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस लोकसभा के साथ हुए थे। कांग्रेस को लोकसभा में तो जीत मिली ही थी, मैक्सिमम स्टेट्स में भी उसको मेजॉरिटी मिल गई थी, कुछ स्टेट्स में नहीं मिली थी जैसे त्रावणकोर, कोचन, मद्रास और ओडिशा। लेकिन यहां पे भी कांग्रेस कोलिएशन गठबंधन की सरकार बनाने के सहारे अपनी सरकार को वहां पे स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रही थी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड इलेक्शंस होते हैं 1957 में, जिसके अंदर आउट ऑफ 494 371 सीट्स हमारी कांग्रेस जीतती है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि ऐसे भी कुछ स्टेट्स होते थे जहां पे कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तो उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती थी, ठीक है। गठबंधन इसलिए क्योंकि किसी और ऑपोजिशन पार्टी को भी सीट नहीं मिली है। लेकिन सेकेंड इलेक्शन में थोड़ा सा तख्ता पलट हो गया था, कहां पे, केरला के अंदर। केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई थी, आउट ऑफ 126 उसे 60 तो सीट क्लियर कट मिल गई थी और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने उसको अपना सपोर्ट दे दिया था।
तो हमारे पास यहाँ पे केरला के अंदर उसकी मेजॉरिटी हो जाती है और उसकी सरकार बन जाती है और चीफ मिनिस्टर बनते हैं EMS नमूद्रीपाद। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सीएम कौन था, ठीक है। अब लेकिन कांग्रेस से अपनी हार झिली नहीं थी भैया कि कैसे एक स्टेट कैसे रह गया जहां पे मेरी जीत नहीं हुई है। तो उसने क्या किया, ऐसे धीरे धीरे करके लोगों को इकट्ठा करके एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट किया, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थोड़े लोगों को एक्टिव किया। फिर जब भी दाल नहीं गली तो 1959 के अंदर वहां पे आर्टिकल 356 लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस करके सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और फिर बाद में अपनी सरकार वहां पे बना ली, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट केस। 2-3 नंबर में भी आ सकता है कि केरला का क्या इंसिडेंस था, या 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल लगा था, कौन से ईयर के अंदर हुआ था, कौन इसका सीएम बना था, ठीक है। ओके, थर्ड इलेक्शंस की बात करते हैं तो 1962 के अंदर अगेन ये क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर के जा रही है, आउट ऑफ 494 361 सीट से जीत रही है। तो लगभग 3 इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस अच्छी खासी डोमिनेट कर रही है। जहां पे नहीं भी कर पाती है, कुछ केसेस अगर हमें केरला जैसे देखने को मिलते हैं तो बाय हुक और बाय क्रुक कांग्रेस वहां पे सरकार बना ही लेती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सिग्निफिकेंस बतानी है आपको फर्स्ट जनरल इलेक्शन की, तो जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि हमें इतना क्रिटिसाइज किया गया था, जो हमारी आजादी के जो गोल्स थे, ट्विन गोल्स थे, जिसमें एक ये भी था कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है, तो इसीलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इतनी सारी जो हमें जगह जगह से क्रिटिसिज्म मिल रही थी उसको गलत साबित करने के लिए भी कहीं ना कहीं वो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वी पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड टुगेदर। डू वी रियली नाउ? आज के टाइम का तो नहीं पता, उस टाइम पे तो करते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो दैट इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो यार ये जो डोमिनेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि चाइना के अंदर भी एक ही पार्टी डोमिनेट करती है भैया, CPI, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, राइट। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया में भी एक ही पार्टी डोमिनेट करती है। ऐसी तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे भी मोनार्की डिक्टेटरशिप था? नहीं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी ही था, राइट। लेकिन डिफरेंस यही है कि बाकी कंट्रीज के अंदर अगर किसी पार्टी ने बहुत लंबे समय तक डोमिनेट किया है, वो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम किया होगा कि वहां पे कोई दूसरा सिस्टम है रेदर देन डेमोक्रेटिक कंडीशन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही था कि हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर भी, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी कांग्रेस डोमिनेट कर पा रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, उसको 45% ऑफ टोटल वोट्स मिलता था, लेकिन स्टिल वो 70। अच्छा, इसके अंदर 2-3 रीजंस है। रीजंस हम पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला था कि हिस्टोरिकल लेगेसी, ठीक है, कि जो कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो फोर फ्रंट पे रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। सरदार पटेल हो गए, नेहरू हो गए, अंबेडकर हो गए, देन आपके गांधी हो गए, या जितने भी लीडर्स, ठीक है, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के लिए वोट करेंगे, भले वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं या नहीं खड़े हो रहे हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ कांग्रेस, तो उनकी फेस वैल्यू के नाम पे वोट इनको ही मिलता था, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ऑटोमेटिकली रूलिंग पार्टी बन गई थी। जो इंटरीम सरकार भी बनाई गई थी उसमें भी मैक्सिमम लोग कांग्रेस पार्टी के ही हुआ करते थे, ठीक है। ओके, दूसरा, एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर हर धर्म, जात, हर एरिया के छोटे बड़े लेवल के सब तरीके के लोग रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाते थे, ठीक है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स, कि कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप हुआ करती थी। क्या आज भी है? पता नहीं आज भी है या नहीं, लेकिन उस टाइम पे जितने भी आपके बड़े तगड़े मजबूत अच्छे नेता होते थे वो सबके सब कांग्रेस के पार्ट थे, राइट। तो लोगों को वो पसंद थे। नेक्स्ट, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। कांग्रेस बहुत सालों से एग्जिस्ट करती थी, 1885 से एग्जिस्ट करती थी, तो वो ऑलरेडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। उसके कंपैरिजन में जो पार्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी या नई उभर करके आई थी, उनका जो स्ट्रक्चर था वो इतना सॉलिड नहीं था। जब लोग सोचते थे कि कैंपेन कैसे करना है, क्या होगा, वो अपना कैंपेन स्टार्ट करके आधा बीच में आ चुकी होती थी, लोगों को इतना एक्टिव कर चुकी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अ वाइड वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स, अगेन वही है कि इसके अंदर हर सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एवरी कास्ट, एवरी क्लास, एवरी रिलीजन के लोग इस पार्टी के अंदर हिस्सेदार थे और उन सबको एक प्रॉपर स्पेस भी मिलता था अपनी बातों को रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बन गई थी घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसीलिए सब लोग जाकर के उसी को ही वोट कर रहे होते थे, ठीक है। ये तो कुछ रीजंस हो गए कि ठीक है यार बहुत पुरानी पार्टी है, लोग उसको जानते हैं, अच्छे लीडर्स हैं, हर तरीके के लोग इसके अंदर है, रिलेट कर पा रहे हैं, कोई खास कंपटीटर है नहीं, तगड़ा कोई कंपटीशन है नहीं, तो जीत रही है। बट इसके अलावा एक और फायदा इसको था, दैट वाज इलेक्टोरल वर्डिक्ट। जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अगर क्लास 11 में थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो पहले दूसरे चैप्टर में हमको समझाया गया था FPTP क्या होता है। FPTP का मतलब है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ये एक एरिया है, राइट। यहां से 40% वोट्स हम अज्यूम करके चलते हैं मिली है कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस को मेजॉरिटी तो नहीं मिली है, तो ये सरकार कैसे बना सकती है? यानी बाकी जो 60% वोट है वो मिली तो है लोगों को, लेकिन वो लोगों में बटी हुई है, ठीक है। आधी इस पार्टी के पास, आधी इस पार्टी के पास, आधी इस पार्टी के पास, आधी इस पार्टी के साथ। अब एक तरीका आता है कि क्यों ना ये मिलके बना ले,
सरकार और कांग्रेस को टक्कर दे दे। तो ऐसा इनने करने की कोशिश की, जो हम आगे आने वाले इलेक्शंस में की इन्होंने, कि साथ में आकर के मिलके करते, कि कांग्रेस तो एक बड़ा कंपटीशन बन गया है, अगर इसको हराना है तो साथ में मिलना पड़ेगा, हमारे पास इससे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स है, लेकिन वो सीट्स हमसे ज्यादा ले जाती है। जैसे कि 45% टोटल वोट्स मिले थे, लेकिन 74% सीट्स उसको मिली थी। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं, उसको लगभग 10% वोट मिली थी, लेकिन वो 3% सीट्स भी नहीं जीत पाई। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम विच इज FPTP, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो ये हो गया कि जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज होती थी उनकी वोट्स आपस में डिवाइड होकर के रह जाती थी, एंड दे नेवर बिकम अ गुड कंपेटिटर टू कांग्रेस एटलीस्ट इन फर्स्ट 3 इलेक्शंस। आगे क्या होता है वो हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आप लोग को फैक्टर्स बताने हैं, 6 नंबर में आ जाता है, 6 पॉइंट से थोड़ा सा और आप इनको एग्जैजरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, 4 नंबर में भी आ रहा होता है। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। तो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल, सोशल यानी सभी तरीके के सोशल ग्रुप्स है, आइडियोलॉजिकल यानी हर तरीके की आइडियोलॉजी के लोगों के पास स्पेस मिलता था कांग्रेस को ज्वाइन करने का। ठीक है, तो कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं 1885 में जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनी थी, वो 20th सेंचुरी के अंदर एक मास मूवमेंट की तरह उभर करके आई, जो ब्रिटिशर्स के अपोज में फोर फ्रंट पे थी। ठीक है, हर सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट के साथ इसने जितना भी किया, खेड़ा सत्याग्रह था, चंपा आंदोलन था, जितने भी छोटे छोटे इसने मूवमेंट्स किए, इसका जो सोशल बेस था वो और भी ज्यादा बढ़ता गया। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे, लेकिन सबका जो कॉमन गोल था वो एक ही था कि भैया आजादी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके डिफरेंसेस हैं, उनका आइडियोलॉजी अलग है, वो साथ में मिलकर के आ रहे होते थे। ठीक है, अब जो पीजेंट्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अच्छा वही था कि पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, अर्बन हर तरीके की क्लासेस, कास्ट इसके अंदर उन सबको जगह दी जाती थी। ठीक है, तो सब लोगों को लगता था कि यार अपनी पार्टी है। ठीक है, दूसरा यही है कि लीडरशिप भी एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलती है कि जब फर्स्ट स्टार्ट में वो 1885 में बनी थी, वो इंग्लिश मैन होते थे, अर्बन क्लास के लोग होते थे, बड़ी कास्ट के लोग होते थे। धीरे धीरे अब हमें देखने को मिल रहा है कि यार रीजनल नेता भी उभर पर के आ रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स भी अब आ रहे हैं और उनको भी पूरा पूरा स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन यानी ये एक रेनबो लाइक सोशल कॉलिएशन होता था। इसके अंदर हर तरीके के लोग थे, जो लोग रेवोल्यूशनरी थे, जो पेसिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी जो बहुत ही दंगे फसाद के तरीके, मतलब थोड़ा सा वायलेंस को सपोर्ट करते कि यार हुक और क्रुक हमें चाहिए। पेसिस्ट वो लोग होते थे जो थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से होते थे। सेम गोस फॉर कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, हर तरीके की आइडियोलॉजी के लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन दिया जाता था। ठीक है, अब यहां तक कि प्री इंडिपेंडेंस डेज की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस आपकी एक पार्टी है, तो ऐसा होता था कि कांग्रेस के विद इन पार्टीज एग्जिस्ट करना अलाउ होता था, कि कांग्रेस के विद इन आपको छोटी छोटी पार्टीज दिख जाएंगी जिनकी अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन साथ में वो साथ में मिलकर के इलेक्शंस लड़ रही है, साथ में मिलकर के वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रही है, यहां तक कि अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन और अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना भी अलाउड था विद इन कांग्रेस। तो पार्टी विद इन पार्टी का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपके जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप लेकर के आओ, लेकिन जब तक हमारी एक कॉमन गोल है, राइट, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कि साथ में मिल जाते हैं, इसकी ऐसी तैसी करते हैं, पहले ब्रिटिशर्स को भगाते हैं, पहले ये कर लेते हैं, 3 इलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत फायदा तुम्हें हो रहा है, थोड़ा बहुत फायदा हमें हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक्टेड एज अ कोलिएशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट, या फिर दूसरा आपको आइडियोलॉजिकल और सोशल दोनों पूछ लेते हैं। एट टाइम सिर्फ आइडियोलॉजिकल पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हो, सोशल वाले के अंदर तो आप ये पॉइंट्स लिख ही सकते हो। ठीक है, तो यहां से भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आई थिंक अब ये लास्ट टॉपिक है इसका। हाँ, ओके, तो कुछ पार्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पार्टीज के बारे में पढ़ने से पहले आई थिंक हमें ये देख लेना चाहिए, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो ऐसा होता था, नहीं हमें पहले पार्टीज ही पढ़नी चाहिए, फिर हम फैक्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करते हैं, 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस के विद इन ही एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, 1948 जिसका एम यही था कि सोशलिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो 1948 के अंदर आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया कि अब आप डुअल पार्टी मेंबरशिप नहीं रख सकते हो। पहले अलाउड था कि आप 2 पार्टीज का हिस्सा हो सकते हो, कि आप सीएसपी का भी हिस्सा हो जो विद इन कांग्रेस एग्जिस्ट करता है, और आप कांग्रेस का भी हिस्सा हो। लेकिन इसने बोला कि नहीं भैया, अब हो गई है, आजादी मिल गई है, अब तक जो था दुश्मन दोस्त वो हो गया है, उसको हमने भेज दिया है, अब अपना अपना बनाओ। ठीक है, अब हम एक पार्टी की तरह
रन अप करेंगे, राइट। तो उन्होंने डुअल पार्टी मेंबरशिप को यहाँ से हटा दिया है, तो इसकी वजह से सोशलिस्ट इन्हें अपनी एक सेपरेट पार्टी बनानी पड़ती है, सोशलिस्ट पार्टी, जो 1948 में बन करके आती है, राइट। सो दिस इज अ फैक्शन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन वो साथ में काम कर रहे हैं, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी यही थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, साथ के साथ सोशलिज्म होना चाहिए। पहले जो कांग्रेस थी उसकी आइडियोलॉजी ऐसे कभी भी उन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन इट वाज मोर अराउंड कैपिटलिज्म एंड लैंडलॉर्ड्स, तो ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन 1955 के अंदर कांग्रेस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देती है और डिक्लेयर कर देती है कि हम भी एक सोशलिस्ट पैटर्न वाली सोसाइटी बनेंगे, राइट। तो एक डिलेमा हो जाता है कि जिस पार्टी को अभी तक हम, जो हमारा मेजर कंपेटिटर था, उसकी जिस बात को या जिस पॉलिसी को हम क्रिटिसाइज करते थे, हम बोलते थे ये गलत है, हमारे वाला सही है, उसने तो अमेंड करके हमारे सही वाले को अपना लिया, राइट। तो यहां से धीरे धीरे इसका थोड़ा सा वर्चस्व हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर है भी तगड़ा, ठीक है। इसके मेजर अगर हम बहुत बड़े अच्छे दिग्गज नेताओं की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नारायण देव, राम मनोहर लोहिया, राइट, ये सब रहे हैं। कंटेम्पररी पार्टीज आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे इनके ओरिजिन्स कहीं ना कहीं कभी ये सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा होते थे, धीरे धीरे टूट के नई पार्टीज बनने लग जाती है, ठीक है। ओके, सेकंड की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1920s में ये बनी थी, रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के, ठीक है। 1935 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जैसे बाकी पार्टीज एग्जिस्ट करती थी डुअल मेंबरशिप के बेसिस पे, उसी तरीके से करती थी। 1941 में ये अपने वेज को पार्ट आउट कर लेती है कांग्रेस से कि भैया कांग्रेस जी अब आपसे नहीं बन रही हमारी, अब हम नहीं रह सकते, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा टॉक्सिक होते जा रहा है, अब तुम रेड फ्लैग हो गए हो, अब हम अपना नया फॉरेस्ट बसाने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी बनाई ली थी 1941 के अंदर। तो इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने काफी सारी वायलेंट अपराइजिंग्स करना स्टार्ट किया तेलंगाना के अंदर, लेकिन ये फेल हो गए, ठीक है। पहले जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, लगभग इन्हें 16 सीट्स मिली थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि उसके बाद 1957 वाला जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर केरला में इस पार्टी को मेजोरिटी भी मिली थी और अपनी सरकार भी बनाई थी, राइट। पहली स्टेट इलेक्शंस के अंदर ये जीती थी फुल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। तो ऐसे वैसे करके चल रही थी। फिर 1964 के अंदर अब इसमें भी दरार आ जाती है, इनका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा वो हो जाता है खराब। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम आपसे अग्री नहीं करते, और इसी टाइम पे 1961 के अंदर इंडिया चाइना अटैक भी हुआ था और इसी टाइम पे माओस रेवोल्यूशन भी हुआ था। तो काफी लोग चाइना, एक है चाइना का कम्युनिज्म और एक है आपका रशिया वाला कम्युनिज्म, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो पार्टी एग्जिस्ट करती थी वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर बनी थी, सीपीआई। लेकिन 1964 में कुछ लोग होते हैं जो चाइनीज आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो बना लेते हैं सीपीआई-एम, यानी जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास डिफरेंस था नहीं, बट दे समहाउ दे वर प्रो चाइना, ठीक है, एंड दीज गाइज वर नॉट प्रो चाइना। तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाती है, दो पार्टीज और बन जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीआई-एम कब बनी, तो सीपीआई-एम बनी है 1964 में, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पार्टी आती है भारतीय जनसंघ, जिससे आज के टाइम की हमारी रूलिंग जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बनी है, ठीक है। तो 1951 के अंदर भारतीय जनसंघ को फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एज ए प्रेसिडेंट। इसकी लिनेज की अगर हम बात करते हैं, आरएसएस हिंदू महासभा उन्हीं से ही मिलती जुलती है, उन्हीं से बनी है, ठीक है। एम्फेसिस इसका जो मेन गोल है दैट इज वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, ठीक है। अब इस पार्टी का जो मेजर गोल था रहा है स्टार्ट से ही, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान का रीयूनियन, अखंड भारत ये दोबारा से चाहते हैं, ठीक है। ये हमेशा फोरफ्रंट में रही है कि इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। ऑल्दो हमारी आज तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड दे वांटेड कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। एंड दे वर आल्सो अपोज्ड कि जो कंसेशंस दिए जाते हैं रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटीज को, उसको भी कहीं ना कहीं अपोज करती है, मेंशनिंग इट एज अनफेयर, ठीक है। ये हमेशा से ही एडवोकेट रही है न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने को लेकर के। तो हमारा जो फर्स्ट सक्सेसफुल वो भी हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था पोखरण के अंदर, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी तब तक। उन नाम भूल गई हूँ मैं, दिमाग में वेज है बट मैं भूल गई हूँ कौन से, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसकी निरीक्षण में ही या उनकी लीडरशिप में हुआ था, राइट। सो दे हैव बीन द एडवोकेट कि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री होना चाहिए, कि मिलिटरली हमें अच्छा खासा एडवांस होना चाहिए, ठीक है। इसको सिर्फ 3 सीट्स मिली थी 1952 इलेक्शंस के अंदर और 4 सीट्स मिली थी 1957 के अंदर। भारतीय जनसंघ से बनी जनता पार्टी, जनता पार्टी से अभी बन गई आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी, विच इज योर बीजेपी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो 1-2 नंबर में आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। सीपीआई-एम वाला रेयरली आपको देखने को मिल रहा होता है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि यार श्यामा प्रकाश मुखर्जी कौन सी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। जेपी नारायण किसकी पार्टी के थे, जयप्रकाश नारायण तो स्वतंत्रता सॉरी सोशलिस्ट पार्टी के थे, स्वतंत्रता बोल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया।
तो यहीं से टॉपिक आता है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शन होता है अ ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप, यानी पार्टी विद इन पार्टी। जैसे हम पढ़ के आए थे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके अंदर जो लोग जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं वो भी रह रहे हैं, जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं वो भी रह रहे हैं, राइट। जो एक ऐसा ग्रुप विद इन अ ग्रुप which has different opinions and ideas, ठीक है, then the rest of the group। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वीकनेस, यानी अब आप मान के चलो कि आपका 6 लोगों का एक ग्रुप है, राइट, तो उसमें अगर 2 लोग ऐसे हैं जो आपसे अग्री नहीं करते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप चाहते हो कि अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी तो हम उसका सर फोड़ेंगे, हम उसको बेल्टों से मारेंगे, ठीक है, गाड़ी में डंडे रख के लाएंगे और फिर मारेंगे। बाकी 2 लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें पीसफुली सॉल्व करना है, राइट। तो आप लोगों की कभी ना कभी नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि दोस्त है तो दोस्ती में साथ तो देना पड़ेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ योर वीकनेस दे समटाइम बिकम योर स्ट्रेंथ, कि यार कर लो, तुम मारो, ठीक है, बाद में देख लेंगे कैसे क्या करना है, तुम्हें समझाएंगे, नहीं समझते हो तो स्टिल तुम्हारा साथ देंगे, है ना। कल को पकड़े गए तो ये नहीं बोलोगे कि सर सर उसने मारा था, उसने सर फोड़ा था, वो डंडा लेके आया था, नहीं, यू विल टेक स्टैंड फॉर योर फ्रेंड्स। सिमिलरली, बड़ा एक घटिया एग्जांपल वैसे मैंने दिया, बट एनीवेज, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वीकनेस, ये जो फैक्शंस थे ये उसकी स्ट्रेंथ बने, राइट, क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि देयर इज अ रूम विद इन द पार्टी जहां पे आप एटलीस्ट एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हो कि यार तुम कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, व्हाई डोंट वी सपोर्ट सोशलिज्म, राइट, व्हाई डोंट वी डू दिस, व्हाई डोंट वी डू दैट, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो अभी तक ये सब चल रहा है। तो ज्यादातर जो स्टेट थे, मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस, ओके। तो जो भी है, बहुत सारे इसके अंदर फैक्शंस एग्जिस्ट करते थे। पॉलिटिकल कंपटीशन विद इन द कांग्रेस था, मतलब आउटसाइड नहीं था, है ना, कि बाहर जाके मत लड़, अंदर आके लड़ ले, ठीक है, ताकि हम उस बड़े वाले ग्रुप से जब लड़ने जाएं तो हम सब साथ में होकर के जाएं। अगर तू बाहर से करेगा तो ना तो तू लड़ पाएगा उनसे अकेला, ना हम लड़ पाएंगे, तो हम साथ में हो जाते हैं, पावर को डबल कर लेते हैं और फिर लड़ते हैं उस बड़े कंपटीशन से, बाद में देखेंगे अपना तेरा मेरा क्या होगा, ठीक है। तो इन दैट सेंस अगर हम बात करते हैं, पहला जो डिकेड रहा इलेक्टोरल कंपटीशन का, पहले जो 10-12 साल रहे, उसमें कांग्रेस खुद ही रूलिंग पार्टी थी और खुद ही ऑपोजिशन थी। ऑपोजिशन अंदर ही बैठा हुआ था कि अगर तुम कुछ गलत करते थे, कुछ अच्छी पॉलिसीज नहीं लाते थे या जनता के लिए काम नहीं करते थे, तो ऑपोजिशन अंदर ही बैठा हुआ था। वो बोलते थे यार ये तो गलत बात है, ठीक है। अब आपको उनका सपोर्ट भी चाहिए तो आपको उनकी सुननी भी पड़ती थी, माननी भी पड़ती थी, राइट। सो कॉपरेशन के साथ यहाँ पे चीजें चल रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी आने लगती है। ऑपोजिशन पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है किसी भी सिस्टम का, वो मेंटेन रहता है डेमोक्रेटिक नेशन के थ्रू। अब होने को चाइना में भी और बतेरी पार्टीज हैं, है ना, लेकिन वहां पे कभी भी उनको पावर में, सत्ता में आने का मौका तो नहीं दिया जाता। तो हम बोल नहीं सकते कि वहां पे डेमोक्रेसी या लोगों के पास राइट्स है अपने खुद की स्टैंड लेने का, अपनी खुद की आइडियोलॉजी के साथ कुछ बनाने का, है ना। तो ये जो पार्टीज है ये सस्टेन और प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म करती है पॉलिसीज की, और कहीं ना कहीं ये जबान पे लगाम लगा के रखती है, रूलिंग पार्टी को चेक के अंडर रखती है कि अगर आप कोई भी गलत कदम लोगे तो सोचना मत कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। जनता के पास ऑप्शन है, हम बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, जो हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, राइट। तो ये उस सिस्टम को एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होने देता है। इट प्रिवेंटेड द रिजेंटमेंट, ठीक है, कि आपको लोगों की सोच के चलनी पड़ेगी, राइट। अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑपोजिशन पार्टीज के नेता होते थे और कांग्रेस के नेता होते थे, उनमें बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी। आज के दिन तो हमें देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट में जूता जा रहा है, अगर बात पसंद नहीं आ रही तो जूता निकाला और मारा है, मारकुटाई चल रही है, राइट। बट पहले से नहीं होता था। पहले एक्चुअली में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी बिटवीन द ऑपोजिशन पार्टीज एंड लीडर्स। लोग एक दूसरे के, बड़े नेता लोगों को या जो भी नेता लोग होते थे, उनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते थे, उनको वो स्पेस देते थे, ठीक है। आज के टाइम पे तो बदतमीजी पे उतर आए हैं हम सब, कलयुग आ गया है, ठीक है। तो जो अर्ली इयर्स थे उसके अंदर काफी ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी। अरे सेम पॉइंट दीदी ने 2 बारी लिख दिया, इग्नोर करो दीदी की छोटी छोटी गलतियों को, ठीक है। बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑपोजिशन पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। दे कीप अ चेक, दे डोंट लेट द सिस्टम बिकम एंटी डेमोक्रेटिक, राइट। दे आर देयर टू टेक स्टैंड फॉर पीपल। अब हम सब तो पार्लियामेंट में जाकर के स्टैंड नहीं ले सकते ना किसी गलत पॉलिसी के खिलाफ। ऑपोजिशन पार्टीज के जो एमएलएज एमपीज इलेक्ट होकर के गए वो लेंगे, ठीक है। अभी हमारे घर में एक चुईया घूम रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, अभी दिखी है मुझे, बदतमीज चुईया। एनीवेज आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन यही आ रहा होता है कि आपको चुईया पे ध्यान चला गया है। तो डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज एंड द रोल प्लेड बाय देम ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन फ्री इंडिया, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन आ गया जो भी अभी हमने पढ़ा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर का स्टार्टिंग हमने किया कि पहले इलेक्शंस कैसे हुए। लोगों ने बोला कि भैया ये तो बिगेस्ट गैम्बल है हिस्ट्री के अंदर, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फेयर इलेक्शन छोड़ो, आप इलेक्शन नहीं कर पाओगे। हमने करके दिखाया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने पढ़ ली, लेकिन उसको भी सॉल्व करके फाइनली हमने पहला इलेक्शन किया 1952 में, उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1961 में, और तीनों के अंदर ही कांग्रेस की भारी भरकम मात्रा में जीत होती है। उसके रीजंस क्या थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं।
और यहाँ पे हमें 57 में एक यूनिक केस देखने को मिलता है केरला का, कि पहली बार एक नॉन कांग्रेस पार्टी आई थी मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ लिया कि कांग्रेस कैसे एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन है, कि हर धर्म जात हर सोशल ग्रुप के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हर एक आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस के लोग भी विद इन द कांग्रेस एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद हमने फैक्शंस को पढ़ लिया, ठीक है, फिर हमने ऑपोजिशन पार्टीज की इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया। तो ये कुछ मोटे मोटे हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना हो कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।